आज हम भारत के उस विचार की तह तक जा रही हैं जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर सवाल उठाते हैं। मतलब भारत का नक्शा। हम इसे एक तयशुदा पत्थर की लकीर मान लेते हैं, पर क्या ये सच में इतने स्थिर है? हमारे पास जो स्रोत है वो सीधे भारत के संविधान और उससे जुड़े दस्तावेजों से लिए गए हैं, जो दिखाते हैं कि भारत की सीमाएं और उसके राज्यों का ढांचा कितना लचीला और बदलता हुआ रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का नक्शा एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज क्यों है। हम यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया जैसे शब्दों के पेचीदा फर्क को आसान बनाएंगे। जी। देखेंगे कि नए राज्य असल में बनते कैसे हैं, और सिक्किम के भारत में विलय जैसी एक ऐसी कहानी खंगालेंगे जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। सुनने में सीधा लगता है, पर हमारे स्रोतों में 2 शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत का संघ और टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का क्षेत्र। ये एक ही बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। भारत का संघ या यूनियन ऑफ इंडिया एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर का कोर है। इसमें से वो 28 राज्य शामिल हैं जो केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा करते हैं। ये वो इकाइयां हैं जिनसे मिलकर हमारा संघ बनता है। अच्छा, तो ये वो टीम है जो साथ मिलकर खेल रही है। तो फिर भारत का क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? ये तो और भी बड़ा लगता है। बिल्कुल। भारत का क्षेत्र एक ज्यादा बड़ा और व्यापक दायरा है। इसमें राज्यों के अलावा हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। और साथ ही भविष्य में भारत सरकार किसी भी तरह से अगर कोई नया क्षेत्र अधिग्रहण करती है, चाहे संधि से खरीद कर या किसी और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से, तो वो भी भारत के क्षेत्र का हिस्सा होगा। अच्छा। तो संघ में सिर्फ राज्य हैं, लेकिन क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य के संभावित क्षेत्र सब कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भारत के क्षेत्र का हिस्सा है, पर तकनीकी तौर पर भारत के संघ का नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाली बारीकी है। जी। और जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये लिस्ट भी बदलती रहती है। हाल ही में दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव के साथ विलय कर दिया गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसमें भी पढ़ते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को देखिए, उनके पास अपनी विधानसभाएं हैं। हाँ। जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। और दिल्ली के मामले में तो 2021 के संशोधन ने यह भी साफ कर दिया कि जब विधानसभा कोई कानून बनाएगी तो उसमें सरकार शब्द का मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। अच्छा। ये केंद्र और इन विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्ति के संतुलन को लगातार परिभाषित करने की एक मिसाल है। ये तो साफ है कि भारत का ढांचा कितना जटिल है। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि संसद इस पूरे नक्शे को बदल सकती है। मैंने सुना है कि हमारा सिस्टम अमेरिका जैसे दूसरे फेडरल देशों से बहुत अलग है। बहुत ज्यादा अलग। अमेरिकी संघ को अक्सर अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब है कि वहां की केंद्रीय सरकार राज्यों की मर्जी के बिना उनकी सीमा हो, उनका नाम या उनका अस्तित्व तक नहीं बदल सकती। अच्छा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी महासंघ का गठन स्वतंत्र राज्यों के बीच एक समझौते के तौर पर हुआ था, जहां राज्यों ने कुछ शक्तियां केंद्र को दी थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो लगता है कि केंद्र के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों को इतना लचीला क्यों बनाया? क्या इस पर संविधान सभा में कोई बहस नहीं हुई कि ये तो राज्यों के अधिकारों का हनन है? बहस तो जबरदस्त हुई थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत मजबूत ऐतिहासिक तर्क था। हमें ये याद रखना होगा कि ब्रिटिश भारत में जो प्रांत बने थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो प्रशासनिक सुविधा या अंग्रेजों की जीत के आधार पर बने थे। उनका गठन लोगों की भाषा, संस्कृति या सामाजिक समानता के आधार पर नहीं हुआ था। हाँ, जैसे आपने मद्रास प्रेसिडेंसी का जिक्र किया, उसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के हिस्से शामिल थे। मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलने वाले सब एक ही प्रशासनिक इकाई में थे। बिल्कुल। तो संविधान निर्माताओं को ये पता था कि आजाद भारत में इन इकाइयों को फिर से संगठित करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी तार्किक आधार पर।
इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसद को ये शक्ति दी कि वो साधारण बहुमत से हाँ, न कि किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन से नए राज्य बना सके, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सके या उसका नाम बदल सके। और इस प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका बस सलाह देने तक सीमित है, जिसे मानना या न मानना पूरी तरह संसद पर निर्भर करता है। जी, राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते जरूर हैं, पर अगर राज्य उसे अस्वीकार भी कर दे तो भी संसद उसे पास कर सकती है। ये तो सच में केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाता है। इसे उस समय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक जरूरी साधन के तौर पर देखा गया था। विचार यह था कि भारत एक अविनाशी संघ है जिसमें विनाशी राज्य हैं। देश अविनाशी है, पर उसके अंदर की इकाइयां जरूरत के हिसाब से बदली जा सकती हैं। बिल्कुल। चलिए इस थ्योरी को अब असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। हमारे स्रोतों में सिक्किम की जो कहानी है वो किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगती। एक छोटा सा राज्य, एक राजा और फिर भारत में उसका विलय। सिक्किम की कहानी वाकई अनोखी है। आजादी के बाद सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बना, वो एक प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित राज्य था। प्रोटेक्टोरेट? हाँ, जहां चोग्याल नाम के वंशानुगत राजा का शासन था। भारत के साथ संधि के तहत भारत सिक्किम की रक्षा, उसके विदेश मामले और संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता था। लेकिन सिक्किम अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र था। और फिर 1974 में हालात बदलने लगे। वहां लोकतंत्र की मांग उठने लगी। हाँ, सिक्किम की जनता राजशाही से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार चाहती थी। वहां के राजनीतिक दल भारत के साथ और घनिष्ठ संबंध चाहते थे। इसी दबाव के बीच भारत की संसद ने एक बहुत ही अनोखा और अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने 35वां संविधान संशोधन पारित किया। और इसी से वो अजीब सा दर्जा बना सहयोगी राज्य या एसोसिएट स्टेट का। एक मिनट, सहयोगी राज्य मतलब वो भारत का हिस्सा था भी और नहीं भी। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। क्या ऐसा कोई और उदाहरण है हमारे संविधान में? कोई और उदाहरण नहीं है। ये भारतीय संविधान के इतिहास में अपनी तरह का पहला और आखिरी प्रयोग था। अच्छा। ये एक तरह का बीच का रास्ता था। इस दर्जे के तहत सिक्किम को भारतीय संसद के दोनों सदनों में अपनी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला, लेकिन वो तकनीकी रूप से भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। ये एक संवैधानिक प्रयोग था जो शायद सिक्किम की विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए उसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ना चाहता था। लेकिन ये प्रयोग ज्यादा दिन चला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। चोग्याल इस नए दर्जे से खुश नहीं थे। उन्होंने इसका विरोध किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की। इससे सिक्किम के लोकतंत्र समर्थक नेता नाराज हो गए। उन्होंने चोग्याल के शासन को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। सिक्किम की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद वहां एक जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह? जी, और उस जनमत संग्रह में 97% से ज्यादा लोगों ने भारत के साथ पूर्ण विलय के पक्ष में मतदान किया। और उस जनमत संग्रह के आधार पर भारत की संसद ने 36वां संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया। हाँ, जिसने सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। सहयोगी राज्य का दर्जा कुछ ही महीनों में इतिहास बन गया। वाह! ये कहानी दिखाती है कि संविधान कितना जीवंत दस्तावेज हो सकता है। सही बात है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, जहां संसद साधारण बहुमत से नक्शा बदल सकती है। लेकिन तब क्या होता है जब हमें किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा बदलनी हो? क्या प्रक्रिया तब भी इतनी ही सीधी है जैसा कि हमारे स्रोतों में बांग्लादेश का मामला बताया गया है? क्या हम अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? ये मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। जब आप किसी विदेशी देश को अपना क्षेत्र सौंपते हैं तो ये देश की संप्रभुता से जुड़ा सवाल बन जाता है। अच्छा। इसके लिए साधारण कानून काफी नहीं है, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और यही 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के साथ हुआ, जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाया। ये विवाद एन्क्लेव्स को लेकर था, है ना? ये शब्द सुनने में बड़ा जटिल लगता है। एन्क्लेव का मतलब है किसी देश का एक ऐसा छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश की जमीन से घिरा हो। आप कल्पना कीजिए, भारत का एक गांव है जो पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर है। ओहो। और बांग्लादेश का एक गांव है जो पूरी तरह से भारत के अंदर है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि वहां रहना कैसा होता होगा। मतलब आप हैं तो भारतीय नागरिक, पर आपके गांव से बाहर निकलते ही बांग्लादेश शुरू हो जाता है। आपको अपनी ही देश के स्कूल, अस्पताल या पुलिस तक पहुंचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी पड़ती होगी। बिल्कुल। ये एक प्रशासनिक और मानवीय दुस्वप्न था। उन एन्क्लेव्स में रहने वाले लोग एक तरह से स्टेटलेस या राज्यविहीन जीवन जी रहे थे, क्योंकि उन तक उनके अपने देश की कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पाती थी।
तो 1974 के भूमि सीमा समझौते और 2011 के प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए इस संशोधन ने इन एन्क्लेव्स की अदला-बदली की। अच्छा। भारत ने अपने 111 एन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 एन्क्लेव्स भारत को। तो ये संशोधन महज एक सीमा समझौता नहीं था, बल्कि हजारों लोगों को नागरिकता और बुनियादी अधिकार देने का एक मानवीय समाधान था, जो एक ऐतिहासिक नक्शे की गलती के कारण दशकों से अधर में लटके हुए थे। आपने एकदम सही समझा। ये दिखाता है कि जहां आंतरिक पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा का मामला है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बदलाव संप्रभुता और मानवीय अधिकारों से जुड़ा एक गहरा मुद्दा है। और ये पुनर्गठन की प्रक्रिया सिर्फ 70 के दशक की कहानियां नहीं है, ये तो आजादी के बाद से लगातार चल रही है। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। वो तो भारत के आंतरिक नक्शे को नए सिरे से बनाने जैसा था। उस एक कानून ने भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। 1960 में बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। और ये 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर 2014 में तेलंगाना, जिसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण नहीं थे, बल्कि एक बहुत लंबा और भावनात्मक आंदोलन था। बिल्कुल, तेलंगाना का आंदोलन दशकों तक चला। ये भाषा, संस्कृति और संसाधनों के बंटवारे से जुड़ी आकांक्षाओं का नतीजा था। और फिर सबसे हालिया और शायद सबसे नाटकीय उदाहरण 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन है। सही बात है। जहां पहली बार एक पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। ये दिखाता है कि अनुच्छेद 3 में जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल कितनी अलग-अलग दिशाओं में हो सकता है। तो इन सारी कहानियों और संवैधानिक प्रावधानों को जोड़ने पर क्या तस्वीर उभरती है? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक तो यही है कि भारत का राजनीतिक नक्शा कोई अंतिम सत्य नहीं है। ये एक कच्ची मिट्टी की तरह है, जिसे जरूरत के हिसाब से आकार दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। और यही भारतीय संघ की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। जैसा कि हमने कहा, संघ स्वयं अविनाशी है, पर उसे बनाने वाले राज्य अविनाशी नहीं हैं। संविधान प्रशासनिक, भाषाई या राजनीतिक जरूरतों के आधार पर निरंतर विकास और बदलाव के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। ये इसे मजबूती देता है, कमजोरी नहीं। आज की ये पूरी चर्चा एक आखिरी विचार मेरे मन में छोड़ जाती है, जिस पर मंथन किया जा सकता है। हमारे स्रोत ये तो बनाते हैं कि संसद राज्यों को कैसे बदल सकती है जी। लेकिन हमने देखा कि ज्यादातर बड़े बदलाव, चाहे वो भाषाई राज्यों का गठन हो या तेलंगाना का निर्माण, जमीनी स्तर पर चले शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की वजह से हुए। बिल्कुल। ये आंदोलन भाषाई या सांस्कृतिक पहचान की मांग करते हैं, तो ये एक सवाल खड़ा करता है, एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र और उसके भीतर मौजूद विविध क्षेत्रों की विशिष्ट पहचानों के बीच वो आदर्श संतुलन क्या है? संविधान तो केवल एक औजार देता है, पर उस औजार को चलाने की इच्छा शक्ति तो लोगों से ही आती है।